चलिए भाई शुरू किया जाए। तो आज नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, या इसी को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और ये एक चैप्टर ऐसा है, इससे कम से कम 3 क्वेश्चन तुम्हें पीएमटी में मिलेंगे। इसका मतलब पीएमटी की दृष्टि से ये चैप्टर वेरी इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत कायदे से ध्यान देना है। तो अपन शुरू करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, मैंने पहले ही बताया है कि एंडोक्राइन सिस्टम प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, लेकिन नर्वस सिस्टम केवल एनिमल में पाया जाता है, प्लांटों में नहीं पाया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम मिल करके बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब बॉडी के अंदर की फिजियोलॉजी जो है, मैकेनिज्म, उसको एक जैसा बनाए रखते हैं। अब देखा जाए एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन को अगर जो हम तोड़ें तो ये 2 पार्टों में टूटता है। पहला पार्ट कौन सा होता है? एंडो। पहला पार्ट कौन सा है? एंडो मीन्स होता है इंटरनल होता है। और दूसरा पार्ट क्या बनता है? क्राइन बनता है, CRINE। क्राइन मीन्स होता है सेक्रीशन। इसका मतलब एंडोक्राइन की मीनिंग क्या हो गई? इंटरनल सेक्रीशन। इंटरनल सेक्रीशन टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था? एक साइंटिस्ट है, क्लाउड बर्नार्ड। तुम्हें याद रखना है एंडोक्राइन की मीनिंग क्या हो गई? इंटरनल सेक्रीशन। और इंटरनल सेक्रीशन टर्म किसने सबसे यूज किया था पहले? एक साइंटिस्ट है, क्लाउड बर्नार्ड। तो क्लाउड बर्नार्ड ने टर्म इंटरनल सेक्रीशन यूज किया था। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात देखा जाए, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी मटेरियल सेक्रीट होते हैं उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन जो है ग्लैंड, ये क्या सेक्रेट करती है? हार्मोन सेक्रेट करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो मटेरियल सेक्रेट होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा हार्मोन। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हार्मोन नाम किसने दिया था, हार्मोन टर्म किसने यूज किया था, तो एक साइंटिस्ट हैं स्टार्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन टर्म यूज किया था। तो टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग। अगर तुमसे पूछा जाए हार्मोन की मॉडर्न डेफिनेशन किसने दिया था, तो हार्मोन की मॉडर्न डेफिनेशन 2 साइंटिस्टों ने दिया था। एक स्टार्लिंग है और दूसरे बैलिस। तो स्टार्लिंग और बैलिस ने हार्मोन की मॉडर्न डेफिनेशन दिया था। और डेफिनेशन में इन्होंने क्या कहा था? हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट्स मैसेंजर्स हैं या नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स हैं, एंड एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड सीक्रेट स्मॉल अमाउंट। तो मॉडर्न डेफिनेशन में इन्होंने क्या बताया था? हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स हैं और 2 सेल के बीच में इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन की मॉडर्न डेफिनेशन है जो किसने दिया था? स्टार्लिंग और बैलिस ने दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हार्मोन और एंजाइम में
क्या सिमिलरिटी होती है? तो हार्मोन और एंजाइम में केवल एक सिमिलरिटी है, दोनों स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हार्मोन एंजाइम से कैसे सिमिलरिटी शो करते हैं, तो दोनों की रिक्वायरमेंट इसको स्मॉल क्वांटिटी में होती है। तो हार्मोन मैंने क्या बताया, नॉन न्यूट्रेंट्स होते हैं, नॉन न्यूट्रेंट्स केमिकल्स होते हैं, दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, और एंजाइम भी बहुत स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। तो हार्मोन टर्म किसने यूज़ किया था? स्टार्लिंग ने। और हार्मोन की मॉडर्न डिफिनीशन किसने दिया था? स्टार्लिंग और बैलिस ने दिया था। दूसरी बात देखा जाए, एक साइंटिस्ट है हक्सले। हक्सले ने हार्मोन को क्या कहा था? केमिकल मैसेंजर कहा था। हक्सले ने हार्मोन को क्या कहा था? केमिकल मैसेंजर कहते हैं, केमिकल मैसेंजर कहा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हार्मोन क्या होते हैं? तो एक केमिकल मैसेंजर होते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हार्मोन को किसने केमिकल मैसेंजर कहा था, तो आपका आंसर होगा हक्सले। दूसरी बात देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे CAMP को क्या कहते हैं? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। पूरा नाम है साइक्लिक एडिनोसिन, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तो CAMP का पूरा नाम क्या है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और दूसरा, एक तो ये, और दूसरा कौन सा है? कैल्शियम 2+ आयन और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट IP3, इनऑर्गेनिक ट्राईफॉस्फेट। इनको क्या कहते हैं? सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर कहते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और विशेष रूप से CAMP का नाम लेकर के आया है। तो CAMP या कैल्शियम 2+ आयन या IP3 को क्या कहते हैं? सेकेंड केमिकल मैसेंजर कहते हैं। और हार्मोन को क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर कहते हैं। और हार्मोन को केमिकल मैसेंजर किसने कहा था? अभी मैंने बताया है, एक साइंटिस्ट है हक्सले। हक्सले ने हार्मोन को क्या कहा था? केमिकल मैसेंजर कहा था। ये बातें तुम्हें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखा जाए, एक चीज़ और तुम्हें बता दें, बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, ये सारी ग्लैंड्स, ऑल ग्लैंड्स एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, सारी ग्लैंड किसके मॉडिफिकेशन से बनती हैं? एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है? तो एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है, मीजोडर्मल भी होती है और इंडोडर्मल भी होती है। मतलब तीनों प्रकार की होती है। कैसे? देखिए, स्किन में जो एपिडर्मिस पाई गई है, उसकी और एपिथेलियल टिश्यू पाया गया है, उसकी ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल है। अगर जब यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी को फाड़ें तो जो कैविटी निकलती है उसे क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी में जो लाइनिंग है एपिथेलियल टिश्यू की, उसकी ओरिजिन कैसी है? मेजोडर्मल है। अगर जो हम गट की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, तो एलिमेंट्री कैनाल की वाल की जो सबसे अंदर की लेयर है म्यूकोसा लेयर, उसको मैंने बताया है सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। उसकी ओरिजिन कैसी है? इंडोडर्मल। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है, तो तीनों प्रकार की होती है, एक्टोडर्मल भी, मीजोडर्मल भी और इंडोडर्मल भी। तीनों प्रकार की ओरिजिन होती है। इसका मतलब जितनी भी बॉडी में हमारी ग्लैंड्स हैं, उनकी भी ओरिजिन या एक्टोडर्मल भी हो सकती है, मेजोडर्मल भी हो सकती है और इंडोडर्मल भी हो सकती है।
किस ग्लैंड की कैसी ओरिजिन है हम पढ़ाते समय तुम्हें बताते चलेंगे और इस पर क्वेश्चन आता है। ये बात क्लियर हो गई। तो जितनी भी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं वो सारी की सारी ग्लैंड्स एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनती है। और एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोडर्मल भी, मेसोडर्मल भी, एंडोडर्मल भी। इसका मतलब ग्लैंड्स की भी ओरिजिन एक्टोडर्मल भी हो सकती है, मेसोडर्मल भी और एंडोडर्मल भी हो सकती है। अब देखा जाए, अगर जो अपन ग्लैंड्स के बारे में देखा जाए, एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर जो बॉडी के अंदर मैंने बताया ऑल ग्लैंड्स डिराइव फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू। और ग्लैंड्स कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप्स से। टाइप्स ऑफ ग्लैंड देखा जाए तो ये टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करते हैं। ग्लैंड्स तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। पहली ग्लैंड्स कौन होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो कौन सी है पहली? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में देखा जाए, सपोज करिए यहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू है, मान लेते हैं यहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू है और एपिथेलियल टिश्यू अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गया, इस प्रकार से अंदर की तरफ धंस करके, और इसका अंतिम सिरा स्वलन होकर ग्लैंडुलर हो जाता है। अंतिम सिरा फूल कर ग्लैंडुलर हो जाता है। इस प्रकार से अंतिम सिरा फूल कर ग्लैंडुलर हो जाता है। अगर कोई चीज़ ग्लैंडुलर है तो उससे मटेरियल सिक्रीट होगा, तो इससे सिक्रीटी, अब ये क्या बन गई? डक्ट बन गई। तो इसके द्वारा सिक्रीटी सब्सटेंस इस डक्ट से होकर के वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी ग्लैंड है जिसके द्वारा सिक्रीटी सब्सटेंस एक डक्ट से होकर के ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तब ऐसी ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या कहलाती है? डक्टेड ग्लैंड भी कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन आता है? पहला एग्जाम्पल कौन सा होता है? लीवर होता है। कौन सा है एग्जाम्पल? अगर जिसके देखे जाएं तो एग्जाम्पल पहला कौन सा? लीवर होता है। लीवर बॉडी की बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। कैसी है? बॉडी की बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। दूसरा कौन सा होता है? मैमरी ग्लैंड्स होती है। मैमरी ग्लैंड जो होती है स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती है। मैमरी ग्लैंड्स स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। और तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है? सलेवरी ग्लैंड। ये कैसी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में मैंने क्या बताया? लीवर होता है, मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। लीवर बॉडी की बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है और मैमरी ग्लैंड्स स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। तो अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए बॉडी में कहाँ की स्वेट ग्लैंड सबसे बड़ी होती है, तो मैमरी ग्लैंड्स की स्वेट ग्लैंड सबसे बड़ी होती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेटरी मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान को डक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए इस ग्लैंड को क्या कहते हैं? डक्टेड ग्लैंड कहते हैं। दूसरा देखा जाए क्या होता है, दूसरे टाइप की ग्लैंड कौन सी होती है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। सपोज करिए ये एपिथेलियल टिश्यू है और ये एपिथेलियल टिश्यू अंदर की तरफ धंसा और इसका भी अंतिम सिरा फूल करके ग्लैंडुलर हो गया। इस प्रकार से फूल करके ग्लैंडुलर हो गया। अब क्या होता है, इस एपिथेलियल टिश्यू में जो अंदर की तरफ पे फोल्डिंग थी ये डक्ट ख़त्म हो गई और एपिथेलियल टिश्यू अपने ब्रोकन पार्टों को कंप्लीट कर लेता है। तो ये ग्लैंडुलर पार्ट बना एपिथेलियल टिश्यू से था, लेकिन अब एपिथेलियल टिश्यू से ये सेपरेट हो गया। ये सेपरेट हो गया और इसके चारों तरफ क्या होगा? टिश्यू फ्लूइड भरा होगा। इस प्रकार से फ्लूइड भरा होगा और इसमें क्या होगी? इस प्रकार से ब्लड वेसल्स होंगी। इस प्रकार से ये ब्लड वेसल्स होंगी इसके अंदर।
अब इसके द्वारा जो मटेरियल सेक्रेट होगा वो पहले कहाँ आएगा, ये चारों तरफ फ्लूइड में आएगा और फ्लूइड से फिर कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स के ब्लड में जाएगा। तो इसमें कोई डक्ट नहीं है, इसीलिए इसे ग्लैंड को क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। और इसके द्वारा सेक्रेटरी मटेरियल डायरेक्ट कहाँ छोड़ दिए जाते हैं, ब्लड में, और ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सेक्रेटरी सबस्टेंस को कहाँ छोड़ती हैं, तो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं और ब्लड के द्वारा सेक्रेटरी सबस्टेंस एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें कोई ग्लैंड नहीं होती है, इसीलिए इसमें कोई डक्ट नहीं होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड भी कहलाती है। तो दूसरी ग्लैंड मैंने कौन सी बताई, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताई। इनमें कोई डक्ट नहीं होती है, इसके द्वारा जो सेक्रेटरी सबस्टेंस होता है वो डायरेक्ट ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसपोर्ट होता है। और तीसरी ग्लैंड देखा जाए, अच्छा इसके एग्जाम्पल देखे जाए, इसके एग्जाम्पल जैसे थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पीनियल बॉडी है और हाइपोथैलेमस। ये सब क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कौन सी होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ये मिक्स्ड ग्लैंड, ये मिक्स्ड ग्लैंड देखो क्या होती है। मिक्स्ड ग्लैंड, इसमें क्या होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें भी क्या होता है, ये अंदर की तरफ धंस गया, इसका भी अंतिम स्राव फूल कर कैसा हो गया, ग्लैंडुलर हो गया। कैसा हो गया, फूल का ग्लैंडुलर हो गया। अब इसका कुछ भाग कैसा हो जाता है, एक्सोक्राइन हो जाता है। मतलब इतने भाग से सेक्रेटरी सबस्टेंस डक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो ये पार्ट कैसा होता है, एक्सोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन होता है। और ये वाले पार्ट से जो मटेरियल सेक्रेट होता है वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये वाला पार्ट कैसा है, एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन है। मतलब इस ग्लैंड के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल पर क्वेश्चन कई बार आया है, जैसे पैंक्रियास को देखा जाए और गोनेट को देखा जाए तो ये मिक्स ग्लैंड होती हैं। तो अपनी बॉडी में केवल दो ही मिक्स ग्लैंड पाई गई हैं, एक पैंक्रियास होता है जैसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, और दूसरा गोनेट। गोनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, जननांग कहते हैं, जननांग। और गोनेट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक टेस्टिस होते हैं और दूसरे ओवरी होते हैं। तो गोनेट के अंतर्गत 2 आते हैं, एक टेस्टिस आता है और दूसरा ओवरी आते हैं। तो मैंने बताया कि ऑल ग्लैंड्स डिराइव फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू, और ग्लैंड की ओरिजिन एक्टोडर्मल भी हो सकती है, मेसोडर्मल भी हो सकती है और एंडोडर्मल भी हो सकती है। मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड में मैंने क्या बताया, व्हेन सेक्रेटरी सबस्टेंस ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर बाय डक्ट, दिस इज नोन एज डक्टेड ग्लैंड्स लाइक लीवर, सलेवरी ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स। लीवर क्या है, बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, और मेमरी ग्लैंड्स डिराइव फ्रॉम स्वेट ग्लैंड। इस दोनों पर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हेन सेक्रेटरी मटेरियल ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर थ्रू ब्लड, व्हेन सेक्रेटरी सबस्टेंस ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर बाय ब्लड, दिस इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन आता है, थायराइड ग्लैंड आती है, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, एड्रिनल ग्लैंड है, थाइमस है, पीनियल बॉडी है, हाइपोथैलेमस। ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, मिक्स ग्लैंड के बारे में। मिक्स ग्लैंड में मैंने क्या बताया, वो ग्लैंड जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट मौजूद होते हैं, ऐसी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और अपनी बॉडी के अंदर मिक्स ग्लैंड केवल 2 ही पाई जाती हैं, एक तो है पैंक्रियास और दूसरा है गोनेट। पैंक्रियास और गोनेट मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं, ये बात तुम्हें याद रखना है। और गोनेट के अंतर्गत कौन आते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी आते हैं। क्या आते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी आते हैं। आगे देखा जाए क्या होता है। तो ये चीज़ें तुमको मैंने बताई
अभी तक सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, तुम्हें ध्यान रखना है। एक बात और तुम्हें याद रखना है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स मोर वैस्कुलराइज्ड देन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड्स के चारों तरफ अधिक ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तुलना में। क्यों ज़्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के चारों तरफ? क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेटरी मटेरियल ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स के चारों तरफ ब्लड वेसल्स क्या होंगी, ज़्यादा होंगी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तुलना में। अब देखा जाए क्या होता है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस की बात करने जा रहे हैं। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन में एक होता है पार्ट डायनसेफेलॉन। ज़रा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर डायनसेफेलॉन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हालांकि बता चुके हैं, डायनसेफेलॉन की जो डार्सल वॉल होती है इसे एपिथैलेमस कहते हैं। ये क्या कहलाती है? एपिथैलेमस कहलाती है, थैलेमस कहलाती है, ये एपिथैलेमस कहलाती है। और जो वेंट्रल वॉल होती है, ये अधर की दीवार होती है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहलाती है, ये हाइपोथैलेमस कहलाती है। अब और साइड की वाल क्या कहलाती है? ये ऑप्टिक थैलेमाई कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं? ये कहलाती है ऑप्टिक थैलेमाई, थैलेमाई कहलाती है। अब देखा जाए, ये पूरी स्ट्रक्चर मैंने बताया डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन की डार्सल वॉल को क्या कहते हैं? एपिथैलेमस। वेंट्रल वॉल को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। और साइड की वॉल को क्या कहते हैं? ऑप्टिक थैलेमाई। और इसके अंदर की कैविटी को क्या कहते हैं? जो चैम्बर होता है उसे डायोसिल कैविटी कहते हैं। डायोसिल, डायोसिल कैविटी कहलाती है। ये डायोसिल कैविटी या इसी का दूसरा नाम है थर्ड वेंट्रिकल भी कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। तो ये थर्ड वेंट्रिकल भी कहलाता है। ये मैंने क्या बताया? डायनसेफेलॉन है। डार्सल वॉल क्या है? एपिथैलेमस। वेंट्रल वॉल क्या है? हाइपोथैलेमस। और साइड की वॉल क्या कहलाती है? ऑप्टिक थैलेमाई। और डायनसेफेलॉन के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे डायोसिल कैविटी कहते हैं या थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। ब्रेन पढ़ाते समय मैंने बताया था, वेंट्रिकल टर्म ब्रेन और हार्ट दोनों से संबंधित है। ब्रेन में यहाँ पर ये कैविटी है और हार्ट में हार्ट का चैम्बर कहलाता है वेंट्रिकल, जो नीचे होते हैं, ऊपर आरिकल होते हैं। अब देखा जाए क्या होता है। यहाँ पर देखिए, हाइपोथैलेमस से ये स्टॉक निकला रहता है, हाइपोथैलेमस से एक व्रंत निकला रहता है, इसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। ये स्टॉक कहलाता है। और इस स्टॉक के द्वारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे की तरफ लटकी हुई पाई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है। तो ये ब्रेन में चूँकि नीचे की तरफ लटकी हुई पाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। ये क्या कहलाती है? हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, सेरिब्राई भी कहलाती है। अब देखा जाए क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। खैर ये तो बाद में बताएंगे। तो ये चीज़ हमें मालूम हो गया हाइपोथैलेमस क्या है। डायनसेफेलॉन का बेसल पार्ट क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस कहलाता है। और एपिथैलेमस के ऊपर यहाँ पर ये स्टॉक है, ये स्टॉक है। और इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पर क्या पाई जाती है? पीनियल बॉडी का पाई जाती है। ये क्या पाई जाती है? पीनियल बॉडी पाई जाती है। तो ये है, ये पीनियल बॉडी कहलाती है, ये बॉडी। तो ये ब्रेन में ऊपर की तरफ लगी हुई पाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एपिफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस की अभी हमें बात करनी है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमको मालूम हो गया हाइपोथैलेमस है क्या। तो डायनसेफेलॉन का
जो बेसल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं। जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो डिफरेंट टाइप के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहेंगे? ये न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूक्लियाई क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। अब एक चीज़ तुम्हें बता दें, ये जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के जो ग्रुप होते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? या इसी को, या ऐसे लिख लीजिए, ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ये क्या कहलाते हैं? ये ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल आर कॉल्ड क्या कहलाता है? न्यूक्लियाई कहलाता है। तो ये चीज़ हमें मालूम हो गई, जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, न्यूक्लियाई क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब हाइपोथैलेमस से हार्मोन दो टाइप के सिक्रीट होते हैं। एक कौन से सिक्रीट होते हैं? ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन। अब रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। ये रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो दूसरा कौन सा है? इनहिबिटिंग। ये इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। तो देखा जाए ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल से या हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रिलीजिंग हार्मोन के बारे में। बात करें तो रिलीजिंग हार्मोन के अंतर्गत कौन आता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। और ये क्या काम करता है? ये किसको स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के सेक्रेशन को। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन GTH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को क्या कहते हैं? GTH कहते हैं। तो ये स्टिमुलेट करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है? तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है और ये स्टिमुलेट करता